हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का रसायन विज्ञान हम लोग। और इसमें ये सीरीज़ स्टार्ट रहेगी और धीरे धीरे करके पूरे सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज रसायन विज्ञान का पहला यूनिट हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसको हम लोग आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में ये नाम ही बताया गया है कि चैप्टर का नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, यानी रसायन की बेसिक बातों को इसमें हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, जिससे कि आगे की रसायन विज्ञान को हम लोग क्या करें, आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि रसायन विज्ञान है क्या। रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, उसे हम लोग समझते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम लोग लिखते हैं, देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो रसायन विज्ञान जो होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ के गुणों तथा संरचना, संगठन एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि रसायन विज्ञान भी विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ के गुणों के बारे में समझते हैं, उनकी संरचना के बारे में समझते हैं तथा उनका संगठन किस प्रकार है उसके बारे में समझते हैं, एवं उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रसायन शब्द आया कहाँ से है। जो रसायन शब्द है, ये केमिस्ट्री जो शब्द है, ये केमिस्ट्री शब्द मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से आया है। किससे आया है? मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से आया है। किससे आया है? कीमिया से आया है। और एक और हम लोग ये नोट में आप लोग नोट कर लेंगे, साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और मैं जो पढ़ाऊँगा उसको नोट करते चलिएगा आप लोग। एक और नोट इसमें हम लोग को लिखना है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोग कहिएगा लेवोसिए को। किसको कहा जाता है? लेवोसिए को। और जो एक और हैं जिनको पितामह यानी ग्रैंड फादर एक तरीके से कह सकते हैं, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो वो हैं बर्जीलियस। कौन है? बर्जीलियस साहब को, ये हमारे दादाजी हैं केमिस्ट्री के। बर्जीलियस को हम लोग क्या कहते हैं?
केमिस्ट्री के पितामह कहते हैं। तो चलिए, अब ये छोटी छोटी बातें थी, अब हम लोग इसमें समझते हैं सबसे पहले कि रसायन विज्ञान को समझना है हमें तो पदार्थ को समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो हेडिंग क्या होगा? पदार्थ। क्या होगा? पदार्थ, जिसको आप लोग द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य, या इंग्लिश में हम लोग इसको मैटर कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ वह होता है, पदार्थ वह होता है, पदार्थ वह होता है जो कुछ स्थान घेरता है, जो कुछ स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग बात करेंगे, उदाहरण के तौर पे जैसे आप ले लीजिए पानी, तेल, वायु, पत्थर, ये आदि क्या हैं? पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं। पदार्थ जिसको आप लोग अनुभव कर सकते हैं, यानी जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो कुछ स्थान घेरता है, वो सारी चीज़ें क्या हैं? पदार्थ हैं। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार से करना है। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, पदार्थ को हम लोग अगर उसकी अवस्था के आधार पर देखेंगे तो दो भागों में हम लोग फाइनली पदार्थ को बांटते हैं। मेनली जैसे पदार्थ है तो पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। एक तो उसका हम लोग करेंगे भौतिक वर्गीकरण, और एक होता है उसका रासायनिक वर्गीकरण। क्या होता है? पहला तो होगा भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होगा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अब हम लोग देखते हैं कि पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण जो है ये 3 भाग में होता है। कितने भाग में होता है? 3 भाग में। पहला होता है तो ठोस। क्या होता है? ठोस, इसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। जैसे आप मान सकते हैं लकड़ी। क्या मान सकते हैं? लकड़ी। दूसरा होता है इसमें द्रव, इसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं। जैसे आप लोग लिख सकते हैं पानी। क्या लिख सकते हैं? पानी। तथा तीसरा होता है इसमें गैस। कौन सा होता है? गैस, इसको गैस ही बोला जाता है। जैसे आप लोग लिख सकते हैं वायु। तो पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण है वो 3 भागों में उसे बांटा जाता है। एक तो ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। और जो रासायनिक वर्गीकरण होता है उस रासायनिक वर्गीकरण को पुनः हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाता है उसका शुद्ध पदार्थ। पहला भाग क्या हो जाता है रासायनिक वर्गीकरण में? शुद्ध पदार्थ। और दूसरा वर्गीकरण हो जाता है मिश्रण।
क्या होता है? मिश्रण। तो अब देखिए, रासायनिक वर्गीकरण में हमने दो भागों में बांटा, पहले तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ को भी पुनः दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है तत्व। कौन सा होता है? तत्व। और दूसरा होता है यौगिक। कौन सा होता है? यौगिक। तत्व और यौगिक। अब देखिए, तत्व और यौगिक में बांट दिया गया, तो तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं? तो सब मिलाकर के जो शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ में वे होते हैं जिसमें समान प्रकार के अणु होते हैं, एक ही प्रकार के अणु होते हैं, और उन्हीं का दो भाग है, तत्व और यौगिक। तत्व उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना होता है। जैसे में ये तत्व में भी तीन भाग होते हैं। पहला तो आप लिख सकते हैं धातु, पहला लिख सकते हैं धातु। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं लोहा। दूसरा होता है अधातु। क्या होता है? अधातु। जैसे हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए क्लोरीन। क्या ले लेते हैं? क्लोरीन। और तीसरा ले लेते हैं हम लोग उपधातु। क्या ले लेते हैं? उपधातु। जो उपधातु होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग जर्मेनियम। ये तत्वों के तीन भाग होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक के भी पुनः दो भाग होते हैं। यौगिक के भी पुनः दो भाग होते हैं। पहला होता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं हम लोग, कार्बनिक यौगिक। और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यौगिक को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। अब पुनः हम लोग ये देखते हैं, तो ये दूसरा भाग जो इसका मिश्रण है, ये भी पुनः दो भागों में बंटता है। पहला तो इसका भाग होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है? समांगी मिश्रण। और दूसरा भाग होता है इसका विषमांगी मिश्रण। कौन सा होता है? विषमांगी मिश्रण। यानी कहने का मतलब ये है कि ये टोटल हमारे पदार्थ का क्या है? वर्गीकरण है। पदार्थ को हमने दो भागों में बांटा, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के पुनः कितने भाग हुए? तीन भाग हुए। पहला तो ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। उसी तरीके से रासायनिक वर्गीकरण के भी पुनः हम लोगों ने दो भाग किए। दो भागों में पहला जो वर्गीकरण है वो शुद्ध पदार्थ, और दूसरा जो है वो क्या है? मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ जो होता है वो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना होता है। इसमें भी दो भाग होते हैं। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व के भी पुनः तीन भाग हुए। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। और यौगिक के भी पुनः दो भाग हुए, पहला कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। अब आ जाते हैं मिश्रण में। हम लोग मिश्रण के दो भाग होते हैं, पहला तो समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब ये जो एक हम लोगों ने चार्ट बनाया है, इसके अकॉर्डिंग हम बारी बारी से पूरे पदार्थ के कंपोनेंट्स को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं किसका? पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण का। तो जो पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। क्या हेडिंग बनाएंगे? पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। अब ये पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण है, इसको पदार्थ में देखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं इसको। तो पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण है, इसमें लिखेंगे इस आधार पर पदार्थ को तीन अवस्थाओं में पाया जाता है।
पाया जाता है, पाया जाता है। पहला तो हो गया ठोस अवस्था, पहला क्या हो जाएगा ठोस अवस्था, और दूसरा हो जाएगा द्रव अवस्था, और तीसरा हो जाएगा इसमें गैस अवस्था। तीसरा क्या हो जाएगा गैस अवस्था। तो इन तीनों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ठोस अवस्था को। किसको देखते हैं ठोस अवस्था को। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तो ये सब आप लोग छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें फिर से एक बार क्लास 11th में सबको पढ़ना है, सिलेबस में है तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले लिखते हैं इनका आयतन व आकार निश्चित होता है। क्या होता है निश्चित होता है। यानी कहने का मतलब जो ठोस होते हैं इनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है निश्चित होता है। निश्चित से अर्थ क्या है, निश्चित से अर्थ ये होता है कि जो आयतन और आकार है वो बदलता इनका नहीं है। क्यों नहीं बदलता है, इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि जो ठोस के अणु होते हैं वो अत्यंत पास पास होते हैं, और अत्यंत पास पास होने के कारण इन अणुओं के मध्य कोई भी खाली स्थान नहीं होता है, जिसके कारण ये इधर से उधर गति कर ही नहीं पाते हैं। इस कारण से ये जिस जगह पर रहते हैं उसी जगह पर रह पाते हैं और केवल कंपन कर पाते हैं, और इनका आकार और आयतन बदलता ही नहीं है, जिस कारण से इनका आयतन और आकार निश्चित हो जाता है। तो इनका आयतन और आकार क्या होता है निश्चित होता है क्योंकि 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 इनके कण क्योंकि इनके कण बहुत पास पास होते हैं, या समीप भी लिख सकते हैं आप, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है। अतः इनके कण केवल कंपन कर सकते हैं, केवल कंपन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आप इनके कणों में केवल कंपन ही देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनके कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हों, क्योंकि इनके मध्य बहुत ही कम स्थान होता है, मतलब स्थान होता ही नहीं एक तरीके से। इस वजह से इनके कण इधर से उधर गति ना करके केवल क्या करते हैं कंपन करते हैं। और इनके कणों के मध्य जो होता है, इनके कणों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। समझ में आ रही है क्या बात। इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है वो क्या होता है बहुत अधिक होता है, और अधिक होने के कारण ही तो ये ठोस है, क्योंकि इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण ही इनका जो अणु है वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। अणु एक दूसरे से क्या रहता है जुड़ा रहता है, और जुड़ने के कारण ये अपना आयतन और आकार बदल नहीं पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लकड़ी, पत्थर, चौक, बर्फ, ईंट आदि बहुत सारे आपके मन में एग्जाम्पल्स होंगे जो ठोस अवस्था होते हैं। यानी आप इसको
जहाँ रखेंगे जिस स्थान पर भी ले जाएंगे ये इसका आकार और आयतन जैसा है वैसा ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। और क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि इनके अणुओं के मध्य बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है। ठीक है, अब दूसरा इसका हम लोग बात करते हैं दूसरी अवस्था के बारे में, जो कि है द्रव अवस्था। कौन सा है? द्रव अवस्था। तो दूसरा हेडिंग क्या बनाना है? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट, LIQUID STATE, लिक्विड स्टेट। समझ में आ रही बात? अब लिक्विड स्टेट हम लोग किसे कहेंगे? जो लिक्विड स्टेट होता है तो इनका जो आकार और आयतन अगर हम बात करते हैं तो इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसके बारे में अभी बताएंगे हम आप लोगों को। तो इनका आयतन व आकार इनका आयतन निश्चित होता है। इनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। परंतु आकार अनिश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो द्रव के अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने के कारण इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ठोसों की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। चलिए, तो इनके कणों के मध्य क्या होता है? जो दूरी होती है वो ठोस से अधिक होती है। तो लिख लेंगे इसको, क्योंकि इनके कणों के मध्य की दूरी ठोस से अधिक होती है। ठोस से अधिक होती है। ठीक है, ठोस से अधिक होती है और ठोस से अधिक होने के कारण इनके कण जो होते हैं इनके कण द्रव की सीमा के अंदर गति करते रहते हैं। समझ में आ रही क्या बात? इनके जो कण होते हैं वो द्रव की सीमा के अंदर क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। अब हम लोग तीसरे अवस्था की बात करते हैं, जो कि है हमारी गैस अवस्था। क्या? गैस अवस्था। तीसरी जो अवस्था है वो क्या है? गैस अवस्था। गैस अवस्था। तीसरी जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? गैस अवस्था। तो अगर हम लोग बात करते हैं गैस अवस्था की, तो इनके जो आयतन और आकार होता है, इनका जो आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। दोनों अनिश्चित होता है। क्यों अनिश्चित होता है भाई? क्योंकि इनके अणुओं के मध्य कोई भी
आकर्षण नहीं होता है, आकर्षण नहीं होता है, जिसके कारण इनके अणु स्वतंत्र अवस्था में घूमते हैं, स्वतंत्र अवस्था में घूमते हैं। समझ में आ रही बात? इनके अणुओं के मध्य कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है, जिसके कारण इनके अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पूरे वातावरण में क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो गैस का आयतन और आकार क्यों निश्चित नहीं होता है? क्योंकि इनके अणु को आप जिस बर्तन में रखिएगा वो उस बर्तन में अपने आप को एडजस्ट कर करके रह जाते हैं। अगर आप एक लीटर गैस को आप एक कमरे में रखना चाहिएगा तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। 1 लीटर गैस को किसी बर्तन में रखना चाहिएगा तो वो उस बर्तन में भी रह जाएगा, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल नहीं है, जिसके कारण ये बहुत दूर दूर भी हो जाते हैं और इनको कंप्रेस करने पर वो बहुत पास पास भी आ जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। कल हम लोग इनके आगे भागों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।